हो गया। चलो ठीक है। आज हम आप लोग को अवयव पढ़ा रहे हैं, सारणी पढ़ा रहे हैं। सारणी मैट्रिक्स का उल्टा होता है ना। इसमें है कि अवयव के लिए मॉड ए का प्रयोग करते हैं, मॉड ए का प्रयोग करते हैं। और कहाँ गया, केवल अवयव सारणी, थोड़ा अवयव और सारणी में डिफरेंट होता है। सारणी होता है जिसमें इस तरह से अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो मैट्रिक्स होता है, और इस तरह से मॉड लगा है तो सारणी होता है। यहाँ पर A11, A12, A13, 21, A22, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारणी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें है जैसे 2/2 का है तो इसको इतना सोल्व करके आएगा। 3/3 है तो पहला को रखेंगे A12, तो बाकी 2 4 को रखेंगे, फिर A12, फिर 13। इस तरह से हम बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू निकालने का तरीका है। इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे। नोट है, गणना करने के लिए हम उस पंक्ति के स्तंभ का प्रयोग करेंगे जिसमें शून्य ज़्यादा है। यानी कोई सारणी है और इसको सोल्व करना है, कोई सारणी है और इसको सोल्व करना है तो उस पंक्ति का यूज ज़्यादा करेंगे जिसमें शून्य की संख्या ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर 2 0 या 3 0 है तो सोल्व करने के लिए R3 या C3 का प्रयोग कर सकते हैं। यही कहता है। अगला है सारणी के प्रसार करते समय हम AI + J सम या विषम के अनुसार बनाएंगे। यानी कि AIJ होता है। अगर किसी को करना ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव होगा, इसके लिए I + J करेंगे। अगर ये इवेन आ रहा है तो पॉजिटिव होगा और ऑड आ रहा है तो नेगेटिव होगा। इस प्रकार से इसमें करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है सारणी का गुण है। अब इसमें गुण कौन कौन सा है जो समझिए। पहला गुण है किसी सारणी का मान इसकी पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदलने पर आपस में बदल जाता है। यानी कोई सारणी है, कोई सारणी है, इसका मान बदलिएगा तो बदल जाएगा। इस तरह से जैसे मान लें 2 3 4 है, 5 6 7 है और 8 9 10, यानी ट्रांसपोज जो बताया गया था उस तरह से इसका ट्रांसपोज करिएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, वैल्यू वही रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 1, तो परिवर्तन पहला पर वैल्यू दोनों का बराबर होगा। अगर मॉड निकालेगा तो दोनों का मॉड बराबर रहेगा, डिटरमिनेंट बराबर रहेगा। ठीक है, आगे है इसी प्रकार से दूसरा नियम है कि दूसरा रूल है कि यदि एक सारणी का कोई 2 रो या कॉलम परस्पर बदला जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि सारणी का मान बदल माइनस में हो जाता है। जैसे कि इस तरह से है A B C D है, P Q R है, तो इसमें किसी 2 को ट्रांसपोज करो, इसको यहाँ इसको मतलब B Q A P और C R, तो इसका मान और इसका मान बराबर कब होगा जब ये निगेटिव हो जाएगा। मतलब एक सारणी है, एक कॉलम को परस्पर बदलेंगे तो मान चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से आगे देखते हैं। तीसरा गुण है आपका कि यदि किसी सारणी के 2 रो या कॉलम बराबर हो तो सारणी का मान शून्य होता है। ये VBI है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में हमेशा देता है ऑब्जेक्टिव के टाइप पर कि अगर 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए, यहाँ ABC दोनों बराबर है तो कन्फर्म पहला रो तीसरा कॉलम बराबर है तो 0 हो जाएगा। यानी कोई भी 2 रो 0 हो जाए, 2 3 5 6 7 8 और यहाँ कर दो 4 6 10, तो ये दोनों कॉलम बराबर है। क्या कि इसमें से 2 कॉमन होगा तो 2 3 6 बच 2 3 5 बच जाएगा। तो कन्फर्म है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो सारणी का मान शून्य होता है। तो VBI है, इसी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। यदि एक सारणी के किसी एक रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव को एक अचर संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान k गुणित हो जाता है। इसका अर्थ है कि अगर कोई सारणी ले है, सिंपल सारणी ऐसे ही लिखो, 2 3 4 5, इसमें किसी से गुना करना है कोई से, तो इसका मल्टीप्लाई जब भी करेगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करेगा, इसके सिवा नहीं करना है। जैसे 2 के 2 3 के एक रो में कर दिए, बाकी में नहीं करना है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में होता है कि अगर कोई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा के पूरा में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन डिटरमिनेंट्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है, याद रखना है।
अगला है यदि एक सारणी के एक पंक्ति या कॉलम में कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में हो तो अलग अलग हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए व्यक्त कर सकते हैं इसको, देखो a1 प्लस अल्फा 1 है, लैम्डा है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। a1 b1 c1 इस तरह से b2 a2 b2 c2 मैंने सब वही रहेगा, a3 b3 c3 और प्लस करके अभी ऊपर में लैम्डा करेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और उस तरह से ये दोनों उतार देंगे, मैंने कि अलग अलग करके लिख सकते हैं प्लस मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका ये पांचवा नियम है। छठा नियम है यदि किसी सारणी के दो रो या कॉलम को जोड़ने पर या घटाने पर भी सारणी का मान नहीं बदलता, यानी किसी दो रो कॉलम को जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं मान बदलेगा, जो मान है वही मान रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर कि अगर 2 3 4 है और 5 6 7 है इस तरह से दे ले तो इसमें किसी जब भी सारणी होगा तो 2/2 या 3/3 होगा। हाँ, अब इसमें किसी को ऐड कर देना है, जैसे r1 प्लस r2 करना है तो 3 2 5 तो 5 11 5 ये बाकी को उतार देना है। तो इससे सारणी का मान नहीं बदलेगा, जो सारणी रहेगा वही रहेगा। सारणी का गुणधर्म प्रयोग करके आप बना सकते। अगला है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x1/1 x2/2 x3/3 हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर संरेख होने के लिए क्षेत्रफल शून्य होगा, 10th में नियम था अगर किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दे जाए क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों रेखीय होगा यानी कोलिनियर होगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका आगे थ्योरम आगे है, इसमें और भी पढ़ना है। दूसरा लेसन में उपसारणी माइनर और कोफैक्टर पढ़ना है, इसको सीख लो। माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, आसान है लेकिन सीखिए माइनर और कोफैक्टर। जैसे ये इस तरह से दे रहे 2 3 4 5, अब माइनर निकालना है तो माइनर को mi करेंगे, m1 करेंगे, है ना। इसमें कुछ नया m1 ही है तो इसके अनुसार छोड़ देंगे 5 आ जाएगा, m12 है तो ये छोड़ देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a21 है, m21 है तो 21 ही है, इसके सामने छूट जाएगा 3 आ जाएगा, m22 है तो 2 आएगा। माइनर अगर ई माइनर हो गया। और अगर कोफैक्टर निकालना है तो बस इसमें याद रखिएगा जो इथेन आएगा उसमें प्लस लिख देंगे, यानी जो साइन वही रख देंगे और जो ऑड है वो माइनस में लिख देंगे। ठीक है, जैसे में 1 1 है तो ये प्लस से रह जाएगा, 1 2 3 माइनस में ही आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा, इस तरह से प्लस में आएगा। तो यही है माइनर और कोफैक्टर। इसके बाद एग्जाम्पल भी है, देख लीजिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल में है कि a बराबर दे ले, इसको उपसारणी और कोफैक्टर निकालना। तो माइनर के लिए 1 1 रखा है तो 1 1 के अनुसार 1 2 2 होगा, 1 2 के यहाँ पर 2 1 होगा तो ये माइनर निकलेगा। और इसी के आधार पर कोफैक्टर निकालना है यानी सखंड निकालना है। तो बस यही ध्यान देना कि जो विषम आएगा उसमें माइनस आ जाएगा, यानी ऑड में माइनस और इवन में प्लस होगा। ठीक है, अगला है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है जो समझिए, जो आप उपसारणी का सखंड निकाले हैं, सखंड का ही अगर सजाकर इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें कौन निकल जाएगा, सखंड। देख लीजिए कैसे निकलता है। यहाँ देखा जाए तो एक क्वेश्चन है, इसका सखंडक निकालना है, यानी यहाँ एडजॉइंट होता है। दो चीज होता है, एगो सखंड होता है और एक सखंडज होता है। सखंड माने कोफैक्टर और सखंडज माने एडजॉइंट। दोनों निकालने का तरीका सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोफैक्टर दे ले 2 3 2 4 या 5 6 दे ले, तो इसका a11 निकलेगा, 1 1 ये कटेगा, 4 निकलेगा, a21 निकलेगा, 1 2 निकलेगा, 3 है तो 3 छोड़ देंगे, -5 निकलेगा, a21 है तो -3 निकलेगा, a22 है तो 4 2 निकलेगा। तो इस तरह से बन गया 4 -5 -3 2। अब इसी को ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करेगा तो 4 -3 -5 2,
तो ये आपका निकल गया सरकंड, है ना। अभी सॉरी, ये निकल गया आपको एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालना आसान है, कोफैक्टर को लिखकर उसको ट्रांसपोज कर देंगे, हमको एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ नियम है, कुछ रूल है, इसको देखिए। नोट 1 में है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर, यानी ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ए और ए को मल्टीप्लाई करें, हमेशा मॉड आई के बराबर होगा। मॉड ए और आई के बराबर आएगा, हमेशा आएगा। अगला है यदि ए का वर्ग अवयव ए आप व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि मॉड ए इक्वल 0 हो जाए। यानी अगर कोई व्युत्क्रम निकाला है, उल्टा निकाला है, तो मॉड ए इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। अगर मॉड इक्वल 0 हो जाता है तो इनवर्स नहीं निकलता है, ऐसे निकलता है। एक वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि मॉड ए बराबर नॉट 0। अगर मॉड ए का मान निकालते हैं 0 होगा तो उससे इनवर्स नहीं निकलेगा, व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मॉड ए का मान 0 के बराबर आ जाता है तो इनवर्स नहीं निकलेगा, और 0 के बराबर नहीं आएगा तो इनवर्स निकलेगा। अगला है EVI क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट। अवयव के गुणनफल के सारणी का गुण है कि ए बी का मॉड होगा जो मॉड ए और मॉड बी के बराबर होगा। इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर EVI है, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। ए बी का इनवर्स है जो बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होता है, कि कभी भी ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगला है जनरल सॉल्यूशन भी पढ़ना है आप लोग को। इसमें डिटरमिनेंट्स में अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो इस तरह से 3 इक्वेशन दे देगा आप लोग को, 3 इक्वेशन दे देगा, 1 2 3 इक्वेशन देगा। इसको सोल्व करेगा एक्स वाई जेड का। तो ये विधि है डिटरमिनेंट्स विधि। सबसे पहले ए निकालेंगे, ए को निकालेंगे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट रहेगा यानी गुणांक रहेगा, बी रहेगा जो बी है जो ये कांस्टेंट है, और एक्स है जो एक्स वाई जेड है। तो इसके लिए फार्मूला होता है ए इनवर्स बी, इसका इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका फार्मूला हो गया डिटरमिनेंट्स का। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फार्मूला है, हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसको लंबा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।